गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूं नूरुस्सलाम। पिछली क्लास से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को बड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, इसको समझ पाना और डॉन को पकड़ पाना दोनों एक ही चीज़ है, मतलब नामुमकिन। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ें, समझें और जानें, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रहा है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है इंडिया का तो अलग है, वर्ल्ड का क्लाइमेट ऑफ क्लासिफिकेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड टॉपिक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, कभी कभी हम इसे कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। और ये आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, वहाँ दोनों जगहों पर इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए। ठीक है, एक बार से नहीं आएगा, आपको वीडियो को 2, 3, 4 बार देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। हम ट्राई करेंगे कि आपको आसानी से सब चीज़ें समझा दें, बट आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप खुद एफर्ट डालेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसे सबसे आसान तरीके से जबकि समझाया है, लेकिन वो भी बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हमने बच्चों की रिक्वेस्ट पे इस टॉपिक को शुरू किया है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई अपना जो आपका एग्ज़ाम है करीब आ चुका है, तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक और शेयर करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। जब हम क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करने आते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो बेसिक व्यक्ति हैं, कोपेन ने सबसे पहले क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, कोपेन ने किस आधार पर क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया? वेजिटेशन और क्लाइमेट के आधार पर। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई जो वनस्पतियां होती हैं उनका जलवायु से बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? वनस्पतियों के आधार पर जलवायु का क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक, तो जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है वो किस चीज पर आधारित है? वेजिटेशन और क्लाइमेट पर। पहला पॉइंट आपके सामने आ गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो इन्होंने कोपेन ने क्या किया? कोपेन ने बहुत सारी चीजों को लिया, उसमें इनका जो मेन कंपोनेंट था वो मेन कंपोनेंट था टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, आर्द्रता या बोल सकते हैं बारिश और रेनफॉल और टेम्परेचर को लेकर उनके बीच के रिलेशन के अकॉर्डिंग अपने इस पूरे स्कीमा को डेवलप किया। कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है उनका जो मेन क्राइटेरिया है वो वेजिटेशन और क्लाइमेट पर है, लेकिन पूछा जाएगा कि कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वो किस पे आधारित है? टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन, ये दो चीज़ों पर ये आधारित है। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इन्हीं दोनों को कंपोनेंट को लेकर इन्होंने क्या किया? वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो कोपेन ने क्या किया? वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच का रिलेशन बनाया, लेकिन वो रिलेशन किन कंपोनेंट के आधार पर बनाया? आपका टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन के बेस पर बनाया। ये 2 पॉइंट्स में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, अब कोपेन ने क्या किया भाई? कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो बड़ा लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन का जो मूल आधार बना, 2 कंपोनेंट लिए टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन, लेकिन इसमें मूल आधार क्या बना? मूल आधार बना आपका मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो इसका जो मेन आधार बना मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन मतलब वहां पर कितनी वर्षा हो रही है, उसकी मात्रा को, नमी कितनी है, उमस कितनी है, इन सब चीज़ों का एक कंबाइंड एस्टिमेशन जो होता है वो प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में जाना जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ये 2 चीज़ों के बेस पर सारा काम चल रहा है। तो याद रखिएगा, कोपेन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच का संबंध है। ये संबंध किस चीज के आधार पर चल रहा है? ये 2 चीजों के आधार पर चल रहा है, टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। क्लियर है? इस चीज को अगर समझ गए तो पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। पहला कंसेप्ट यही है, जो
काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर मैंने 4 वर्ड हाईलाइट किए हैं, इन 4 वर्ड को यार ध्यान रखना आप लोगों के दिमाग में। अगर ध्यान रखोगे तो मुझे पता है कि आप इसे कर ले जाओगे। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। कोपेन ने अपने क्लासिफिकेशन में 5 कंपोनेंट ए बी सी डी के फॉर्म में डिवाइड किया है। 4 जो है वो टेम्परेचर के बेस पर उसने डिवाइड किया और एक प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश के आधार पर किया है ना, कि वहां पर कितनी बारिश हो रही है नहीं। अब वो किस तरह से क्लासिफिकेशन है, वो इस तरह से है, ए बी सी डी ई और एच। ठीक, इसे याद रखिएगा। जिसमें देखो एच वाला जो है वो अलग ही है, एफ ई तक था लेकिन एच बाद में इंक्लूड किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब इनका जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है, देखो बी को हटा दिया जाए तो बाकी सब आपका किस पर बेस है, टेम्परेचर पर। बी किस पे बेस है, वेपराइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। देखो अब ए पर क्या है, ए का जो आपका ग्रुप है उसको हम ट्रॉपिकल ग्रुप में रखते हैं। यहां पर इसका क्या पहचान क्या है, इस ए ग्रुप की पहचान क्या है, तो इस ए ग्रुप की पहचान है कि यहां पर जो सबसे ठंडा महीना होता है वहां का तापमान 18 डिग्री या उससे ज्यादा होता है। ठीक, फिर अभी हम बी को छोड़ देते हैं, बाकी सबको डिस्कस कर लेते हैं। सी को जो बोला गया वो बोला गया वार्म टेम्परेट रीजन। वार्म टेम्परेट रीजन, तो यहां की पहचान क्या है, यहां का जो औसत तापमान होता है सबसे ठंडे महीने का वो -3 डिग्री से ऊपर और 18 डिग्री के बीच रहता है, -3 से 18 डिग्री के बीच में। तो आपका कौन सा रीजन हो गया, सी वाला। ठीक, एवरेज टेम्परेचर। डी वाले पे क्या है, यहां का औसत तापमान -3 से कम होता है। ठीक, कोल्ड क्लाइमेट, यहां का ऑन एवरेज सारे महीनों का जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। और एच वाला जो है ये बाद में जोड़ा गया हाईलैंड, ये हाइट की वजह से जोड़ा गया। ठीक है, इसको तो भैया याद रखना, हाईलैंड मतलब एच, और ये नोटेशन एच हाईलैंड ये ऐसे एज इट इज बाद में जोड़ा गया। तो कौन सा नोटिफिकेशन या कौन सा नोटेशन, इसमें मेन चीज होता है नोटेशन कैसे होते हैं। तो देखो ये नोटेशन आपको याद रखना पहली चीज। ठीक, ए बी सी डी ई और एच, क्लियर है, इनको अगर याद रखेंगे। अब बी वाले पे आ जाते हैं। बी वाला है ड्राई क्लाइमेट, ये किस पर बेस है, ये वाष्पीकरण और प्रेसिपिटेशन पर है। ऐसे क्षेत्र जहां का वर्षा और वाष्पीकरण का संबंध कुछ इस तरह से हो कि भैया वर्षा कम हो वाष्पीकरण ज्यादा हो, तो ऐसे क्षेत्रों को रखते हैं हम बी में। यही तो लिखा हुआ है, देखो, पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, मतलब जो वाष्पीकरण होने की क्षमता है वर्षा से ज्यादा हो, तो ऐसा एरिया क्या कहलाता है, ड्राई एरिया, सूखा एरिया। तो देखिए बहुत आसान सी चीज है। पहली चीज तो आपको ये मेन चीजों को यहां पर समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया है और इसके नोटिफिकेशन मैटर करते हैं। ठीक है, अभी आज इस पर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। जब एमसीक्यूज लगाएंगे अपकमिंग क्लासेस में तो वहां से आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है जो कंप्लीट इसका क्लासिफिकेशन है। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, कई जगह मिल जाएगी, बच्चे इस टेबल को समझ नहीं पाते हैं। अब देखो बताया ए बी सी डी ई और एच, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब ए में 3 स्टैंडर्ड बना दिए गए, बी में 4 स्टैंडर्ड बना दिए गए, सी में 3, डी में 2, ई में 2, एच में 1। तो इस तरह से टोटल अगर जोड़ो 3 4 7 प्लस ये 4 3 7 7 3 10 14 और 15 एरिया है। वैसे तो कोपेन के सिर्फ 13 ही थे, ये नीचे वाले जो बाद में ऐड हुए हैं, लेकिन हम इसको टोटल 15 को समझेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों आता है। ठीक, इसमें देखो जो हमको ध्यान से देखना है, देखो हाईलैंड को नीचे से शुरू करते हैं आसान वालों से। हाईलैंड को हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका लेटर कोड क्या है, यही कोड आपके पेपर में आते हैं। कौन सी चीज आती है, यही कोड आते हैं। ठीक है, कोड के आगे का ये कैरेक्टरिस्टिक आता है,
या फिर इधर वाला टाइप आता है, मैच करना होता है आपको। ठीक, तो आप इसे कैसे याद रखोगे मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। एक बार ध्यान करोगे, एक बार सुन लोगे ना और 2-3 बार इस वीडियो को बार बार देख लिया तो 100% याद हो जाएगा। देखो एच फॉर हाईलैंड, ठीक, और ये हाईलैंड कैसे कवर होते हैं? स्नो से। आपको ये चीज यहां पे याद रखना है। फिर आपका ई मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट। ई मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट, आपको ये ध्यान रखना है। कोल्ड क्लाइमेट में एक होता है पोल और एक होता है पोल से पहले वाला रीजन, टुंड्रा रीजन। ठीक, तो ई टी मतलब टी फॉर टुंड्रा और ई एफ मतलब फाइनल पॉइंट। ठीक है, टुंड्रा रीजन में यहां पे गर्मी नहीं पाई जाती है और आपका जो पोलर आइस कैप मतलब पोल की अगर हम बात करें, ई एफ मतलब पोल का रीजन, वहां पे परमानेंट आइस कैप एक लिमिट तक बर्फ जमी ही रहती है। तो देखो ये ई वाले दोनों आपकी किस में आ जाएंगे? कोल्ड रीजन में। टुंड्रा रीजन को डिनोट करता है ई टी, इसे याद रखिएगा, ई और टी फॉर टुंड्रा। ठीक, और ई एफ मतलब पोलर आइस कैप रीजन, यहाँ पे पेरेनियल आइस रहती है, सदाबहार बर्फ जमी रहती है। ठीक है, टुंड्रा के रीजन में बर्फ हमेशा नहीं रहती है, लेकिन ईटी पोलर आइस कैप रीजन में हमेशा आइस जमी रहती है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं डी, स्नो, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, डी वाला जो है यहाँ पर कोल्डनेस तो है लेकिन फॉरेस्ट कवर एरिया भी है। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। इसमें 2 एरिया है, डी एफ और डी डब्ल्यू। अब देखो ये छोटे छोटे जो अल्फ़ाबेट आए हैं इनको एक बार समझ लेते हैं, फिर हम वापस यहाँ पर आते हैं। ठीक, इनको समझेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, द सीजनल ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर एफ एम डब्ल्यू एन एस। ठीक है, सीजन की जो ड्राइनेस होती है उसको स्मॉल लेटर एफ एम डब्ल्यू और एस से डिनोट करते हैं। ठीक, एफ का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, एफ अगर लिखा है तो इसका मतलब बिल्कुल भी सूखा सीजन नहीं होगा। ठीक, एम मतलब होता है मानसून क्लाइमेट, अगर एम लिखा हुआ है तो ये मानसून क्लाइमेट को इंडिकेट करा है, स्मॉल एम। ठीक, डब्ल्यू है तो विंटर ड्राई सीजन, एफ का मतलब नो ड्राई सीजन मतलब ड्राइनेस होगी नहीं, हमेशा नमी रहेगी। डब्ल्यू मतलब होता है विंटर ड्राई मतलब विंटर सूखा होगा, नमी बिल्कुल नहीं होगी। एस मतलब समर ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन के लिए ये इंडिकेशंस है, 4 इंडिकेशंस है, आपको याद रखना है। एफ मतलब नो ड्राई सीजन, एम मतलब मानसून क्लाइमेट, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई सीजन और एस मतलब समर ड्राई सीजन। इसको याद रखना है आपको। अगर आप इसे याद रखोगे तो आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले लेटर्स याद है, ठीक, एस मतलब नो समर ड्राई है ना, डब्ल्यू मतलब नो विंटर ड्राई। ठीक, अगर पिछले वाले नोटेशन याद है, विंटर ड्राई सीजन, समर ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन, एफ मतलब है मानसून मतलब मानसून क्लाइमेट। फिर इसके बाद और नोटेशन यूज होते हैं आपके क्या, स्मॉल लेटर ए बी सी डी रिफर द डिग्री ऑफ द सीवर्टी ऑफ टेम्परेचर। ए बी सी डी क्या बता रहे हैं, अगर वो ड्राइनेस बता रहे हैं तो ए बी सी डी बता रहे हैं कि तापमान की निर्भरता क्या होगी, है ना। और बी जो है, बी को हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है, एस और डब्ल्यू में। एस का मतलब स्टेपी घास के मैदान और डब्ल्यू मतलब मरुस्थल। बी को हमने किस में बांट रखा है, एस और डब्ल्यू में। तो अब देखो ये नोटिफिकेशन अगर क्लियर है तो आप पीछे वापस चलते हैं, कहाँ पर, अपने इस पर डी एफ एंड डी डब्ल्यू। ठीक, डी एफ और डी डब्ल्यू देखोगे तो डी तो हो गया कोल्ड स्नो, ठीक, एफ क्या बताया था, एफ बताया था नो ड्राई सीजन। तो देखो ये एफ का मतलब हो गया नो ड्राई सीजन, ठीक। और यहाँ डब्ल्यू का मतलब क्या था, विंटर ड्राई सीजन। तो भैया सीधी सी बात हो गई, अगर डी एफ है तो भाई कोल्ड होगा, फॉरेस्ट क्लाइमेट, विद एफ मतलब नो ड्राई सीजन, सूखा सीजन नहीं होगा, नमी वाला होगा। डी डब्ल्यू है तो विंटर ड्राई होगा, आसान सा है। फिर आते हैं सी। सी पे देखो तो वार्म टेम्परेचर मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, मिड लैटिट्यूड मतलब मध्य अक्षांश, ठीक। अब देखो सी एफ ए, वही देखो पुराना ला गया, सी मतलब तो इसका नोटिफिकेशन हो गया, एफ क्या हो गया, एफ आ गया आपका ड्राइनेस पर,
और ए क्या हो गया, टेम्परेचर की सीवियरिटी पर आ गया। तो CFA, सी मतलब आपका वार्म टेम्परेचर मिड लैटिट्यूड का, एफ मतलब क्या हो गया, एफ मतलब हो गया नो ड्राई सीजन, और ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब हो गया वार्म समर। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन। मेडिटेरियन रीजन का जो सिंबल है वो CS है, इसको याद रखिएगा, ये मैच करने को आता है। मेडिटेरियन मतलब C, और CS मतलब क्या, हॉट ड्राई सीजन, ये बताया था। C इसका यूज हो गया, S किसका यूज हो गया, जो भी आगे बताया, आपको इससे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला CFB, 3 नोटेशन है। C मतलब इसका ग्रुप, F मतलब क्या है, F मतलब ड्राइनेस क्या है। ठीक, और B मतलब आपका क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो C मतलब आपका वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट है, जिसमें F और B मतलब नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर। तो ये इसका सीधे से इंडिकेशन है, इसे याद रखिएगा। ठीक, और इसको बोलते हैं मरीन वेस्ट कोस्ट। देखो ये वाले जो है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं, स्पेशली ये C वाले जो आपके पेपर में सीधे सीधे आते हैं, है ना, आपको इनमें से 4 दे देगा, बोलेगा मैच करो, तो ये C वालों को थोड़ा ध्यान रखना, C वाले ही आपको कंफ्यूज करेंगे, बाकी सब आप कर ले जाओगे, बाकी सब में कुछ नहीं, बाकी सब बहुत आसान है। ठीक है, C वाले थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट आपका CS से इंडिकेट होता है, इसे याद रखना। मेडिटेरियन किससे इंडिकेट हो, CS से। मरीन वेस्ट को जो क्लाइमेट कोस्ट है वो CFB से होता है, CFB। ठीक, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट CFA से इंडिकेट होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब B वाले पर पहुंचते हैं। ठीक है, B वाले पर और A वाले को हम इंडिविजुअली सेपरेटली देखेंगे, है ना, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान चीजें हैं और ध्यान रहेगा आपको। देखो मैंने भी बताया कि B तो आपका ग्रुप का हो गया। ठीक है, B को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक स्टेपी मतलब W, S मतलब डेजर्ट। ठीक है, S फॉर स्टेपी, है ना, और W मतलब डेजर्ट। अब फिर इसको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, सब ट्रॉपिकल मतलब विषुवत रेखा के पास का रीजन, विषुवत रेखा का जो पास का रीजन है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन, इसको हम डिनोट कर रहे हैं H से, स्मॉल h से। और मिड लैटिट्यूड का जो रीजन है इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल k से। ठीक, तो देखो BS के अगर आया तो B मतलब हो गया ड्राई क्लाइमेट, S मतलब स्टेपी, ठीक है, और K मतलब हो गया मिड लैटिट्यूड। तो आप इसे आसानी से बताते हैं मिड लैटिट्यूड स्टेपी क्लाइमेट है ड्राई रीजन का। ठीक, इसी तरह से यहां पर ट्रॉपिकल ह्यूमिड के एरिया को देखेंगे तो ट्रॉपिकल वेट के लिए AF, A मतलब आपका ह्यूमिड, F मतलब क्या, नो ड्राई सीजन, AM ट्रॉपिकल मानसून है, M सीधे मानसून को इंडिकेट करता है, और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई AW विंटर ड्राई सीजन। तो ये टेबल जो है एक तरह का निचोड़ है। इस टेबल को अगर समझना है तो आपको जो मैंने बताया इसको 2 से 3 बार ध्यान रखना है, और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा चीजों को और आगे देख लेते हैं और कुछ A और B को इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनके क्षेत्र वगैरह पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखो इसके आगे से A वाला जो रीजन है ग्रुप है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, कर्क और मकर रेखा के बीच का रीजन होता है A का मुख्य क्षेत्र क्या है, कर्क और मकर रेखा के बीच का। इसको हम वेट क्लाइमेट में AF से इंडिकेट करते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट AM से इंडिकेट करते हैं, ट्रॉपिकल वेस्ट ड्राई क्लाइमेट AW से इंडिकेट करते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, AF, AM और AW। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो AF को देखते हैं। ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जो है, ठीक है, ये हमेशा इक्वेटर के पास पाया जाता है। कहां पाया जाता है, इक्वेटर के पास, और यहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब टेम्परेचर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, एक स्थिर तापमान हमेशा बना रहता है। और द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन एनी डे अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, वाइल मिनिमम टेम्परेचर इज 20 डिग्री।
ठीक है, इसका अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 से 20 के बीच होता है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस रीजन में कौन सा, एएफ। एएफ के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं वो मैंने बता दिया है। और इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, इसका मुख्य क्षेत्र हमें मिलता है अमेज़न बेसिन, साउथ अमेरिका में। ठीक, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, इक्वेटर के पास का जो वेस्टर्न अफ्रीका का रीजन है वो, और ईस्ट इंडीज का आइलैंड्स, ये इनके मेन रीजन हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूं। वैसे जो पिछली वाली टेबल से अगर उसको ध्यान रखोगे तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, डिटेल कहां तक क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देख रहे हैं। चलिए, एएफ देख लिया, अब आते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इंडिया में इसी तरह का सीजन पाया जाता है। इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं वो हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब इंडिया के बारे में बात करेंगे। देखो, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को एएम से डिनोट करते हैं। ये आमतौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और आपका नॉर्थ अमेरिका के रीजन में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इनके मुख्य क्षेत्र आपके सामने आ चुके हैं। अब अगर देखेंगे तो इस रीजन में हैवी रेनफॉल होती है, और वो भी कब होती है, गर्मियों में होती है। ठीक, विंटर इज ड्राई, यहाँ का विंटर जो होता है ड्राई होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले नंबर पर, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, AW से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, AW मतलब वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। इसकी खास बात क्या है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइप क्लाइमेट रीजन। AF टाइप क्लाइमेट के नॉर्थ और साउथ में होते हैं, मतलब इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर, उत्तर और दक्षिण में। ठीक, इट बॉर्डर विद ड्राई क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड CF और CW ऑफ ईस्टर्न पार्ट, मतलब ये एक तरह से बीच का हिस्सा होते हैं A और C के। ठीक, इसे याद रखिएगा। ठीक, देखो यहाँ पे ये बता रहा है A के उत्तर में पाया जाता है और दक्षिण में पाया जाता है, और वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में किसके, CF और CW के। ठीक, इसके बाद एक्सटेंसिव AW क्लाइमेट इज फाउंड टू द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ अमेज़न बेसिन। इसका मुख्य क्षेत्र अमेज़न का क्षेत्र है ब्राजील में, और बोलिविया, पैराग्वे, ठीक, ये सब साउथ अमेरिका के क्षेत्र में, ब्राजील, बोलिविया और पैराग्वे। इसके अलावा सूडान और साउथ सेंट्रल अफ्रीका के रीजन में भी इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। तो इस तरह के क्लाइमेट को ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से साउथ अमेरिकन रीजन और अफ्रीकन रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास ए के तीनों कैटेगरीज। आई होप कि आपको एक की तीनों कैटेगरी समझ में आ रही है दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ें भी आपको समझ में आती जाएंगी। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं, रेनफॉल क्या होती है। एनुअल रेनफॉल इन दिस क्लाइमेट इज कंसिडरेबली लेस देन AF एंड AM। AW का जो रेनफॉल होती है AF और AM से कम होती है। देखो, सबसे ज़्यादा रेनफॉल AF में होती है, फिर AM में, और AW में सबसे कम होती है। ठीक, इसके बाद द वेस्टर्न सीजन इज शॉर्ट एंड ड्राई सीजन इज लॉन्गर। ठीक है, द वेट सीजन इज शॉर्ट और ड्राई सीजन कैसा होता है, लॉन्गर होता है, विद द ड्रॉट बीइंग मोर सीवियर, और यहाँ पर सूखा पड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे रीजन में सूखे पड़ता है, पड़ सकता है, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट के फॉर्म में आने वाले पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। पेपर डिफिकल्ट होगा तो ये सब चीज़ें आएंगी, वरना जो टेबल बताइए क्वेश्चन वहीं से बनेगा। टेबल को याद रखना, कैसे बनेगा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक, द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर एंड द जनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीजन। तापमान में जो अंतर होता है वो ड्राई सीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और डेसिडियस पर्णपाती वन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्री शेडेड ग्रास लैंड अकर इन दिस क्लाइमेट, मतलब जो पर्णपाती वन या डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनका मुख्य क्षेत्र यही एरिया होता है AW। तो AW में किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेसिडियस। और आपका जो F है उसमें किस तरह के पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। AM में मानसून टाइप फॉरेस्ट। तो
इस तरह से पूछा जा सकता है कहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन वेजिटेशन पर ही बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने रिलेशन बनाया है वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच बनाया है, और किस आधार पर बनाया है? टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। इन 4 कंपोनेंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चले तो ड्राई क्लाइमेट। दोस्तों जब हम ड्राई क्लाइमेट की बात करते हैं तो देखो, ड्राई क्लाइमेट जो होते हैं कम रेनफॉल की वजह से होता है। ड्राई क्लाइमेट के रीजन को हम कैसे फिगर आउट करते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां पर वेपोराइजेशन प्रिसिपिटेशन से ज्यादा हो, ठीक है, जहां पे वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा हो, ऐसे क्षेत्रों को हम बी कैटेगरी में रखते हैं ड्राई क्लाइमेट में। ठीक है, वही चीज इसे याद रखिएगा। इसका सीधा सीधा फंडा मैंने आपको समझा दिया आसान शब्दों में। अब देखते हैं, ड्राई क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरी लो रेनफॉल दैट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक, यहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है और प्लांट के लिए एडिक्वेट नहीं होती, पर्याप्त मान नहीं होती है। दिस क्लाइमेट कवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द प्लानेट एक्सटीडिंग ओवर द लार्ज लैटिट्यूड फ्रॉम 15 टू 60। ठीक है, इसका मुख्य रीजन होता है 15 से 16। ठीक, अब अगर हम इसे बात करते हैं, इनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं बी ड्राई क्लाइमेट को। ठीक है, पहला स्टेपी और सेमी एरिड, जिसको हम बी एस से लिखते हैं। बी तो आपका ड्राई क्लाइमेट हो गया, एस मतलब स्टेपी, और दूसरा होगा डेजर्ट क्लाइमेट। बी और डब्ल्यू मतलब डेजर्ट को इंडिकेट कर रहा है, डब्ल्यू मतलब डेजर्ट है। ठीक, फिर इस चाहे बी एस हो चाहे बी डब्ल्यू हो, इसको फिर 15 से 60 के बीच है, तो हमने पहला एरिया इसका 15 से 35 के बीच में कर लिया और इसको बोल दिया क्या? सब ट्रॉपिकल रीजन, है ना। सब ट्रॉपिकल में दोनों कैटेगरी है और सब ट्रॉपिकल को हमने स्मॉल एच से इंडिकेट कर दिया। किससे इंडिकेट कर दिया? स्मॉल एच से। तो बी एस एच, तो बी एस एच मतलब ड्राई स्टेपी सब ट्रॉपिकल रीजन 15 से 35 का। बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू एच मतलब बी मतलब ड्राई रीजन, डब्ल्यू मतलब डेजर्ट, एच मतलब क्या? सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, और दूसरा जो आता है मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड को हम के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? के से। ठीक, बी एस के, बी एस के मतलब मिड लैटिट्यूड स्टेपी। ठीक, और बी डब्ल्यू के तो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। बहुत आसान सी चीज़ है। नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है। नोटिफिकेशन जो आपके जितने भी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं उनके मतलब क्या होते हैं। अगर ओके गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।